दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट में जो होने वाला है हमारा, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा। मेरे साथ में आप सॉल्व करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन को करने की आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। आराम से सभी क्वेश्चंस कर लोगे आप, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते हैं। और मेन बात जो इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ आपको, कि आपने अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, ठीक, सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कंप्लीट, फिर भी आप लगभग 80% नंबर कैसे ला सकते हैं, ठीक। 80% नंबर ला सकते हो आप। इतने मार्क्स, अगर सिलेबस आपकी 4 से 5 यूनिट भी आप कंप्लीट किए हो, फिर भी इतने नंबर लाने का जुगाड़ अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, लेक्चर के साथ में ही। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये, आप सभी को देख के जाना चाहिए। समय आपको पता ही है, टोटल 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का पेपर है। 75 नंबर का होता है ये, क्योंकि भाई 25 नंबर का आपका जो 25 मार्क्स है वो तो इंटरनल एग्जाम होते हैं, इसमें प्रैक्टिकल वगैरह रहता है, असाइनमेंट रहता है। बाकी जो ये पेपर है 75 नंबर का है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, नोट, ये आप जानते ही हो किसमें से कितने करना है क्वेश्चन, ये पढ़ लेना आपको आवश्यक है। आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल, मतलब पूरे में से सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपलसरी, जो पहला क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोट वाला, ये कंपलसरी, इसको तो देना ही है आपको। इसके अलावा जो है उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये शब्द सीमा भी लिखी रहती है, वर्ड लिमिट, कि जितने नंबर का है क्वेश्चन उसी के हिसाब से उतने वर्ड में आपको डिफाइन करना है, ठीक। ऐसा नहीं 2 नंबर में पूछा है आप 4 पेज भर के आ रहे हो, 4 पन्ने लिख रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसमें यही पेपर छप सकता है आपका, ठीक। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और जो इंपॉर्टेंट इसके अलावा है वो मैं साथ साथ बताते चलूंगा, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन है, गिव शॉर्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो ये पहला क्वेश्चन है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आपको करना है, और 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब टोटल 35 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखना, इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें जो शॉर्ट नोट्स हैं ये 4 ही 5 यूनिट से आपके मिल जाएंगे मैक्सिमम। पहला है इंडोसाइटोसिस। अब इस देखो, आप सब में से 2 टाइप के बच्चे हैं, एक तो जो पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, और दूसरे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि सर पढ़े भी हम कुछ नहीं है, पेपर आ गए हैं तो पास कैसे हूँ। तुम दोनों तरीके का सोल्यूशन इसमें मिलेगा। एंडोसाइटोसिस मैंने खूब अच्छे ढंग से करवाया है, अगर आपके पास समय है तो ये सभी चीज़ें जो मैं टॉपिक यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, पहले आप इसको लेक्चर में देख लीजिए, उसके बाद में सेपरेट लेक्चर हर एक टॉपिक पे पड़े हुए हैं। 400-500 वीडियो अपलोड है, मतलब समझते ही हो ना, चैनल पर सब कुछ है, पूरा कंटेंट अवेलेबल है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। अगर समय नहीं है तो मैं ब्राइफली यहाँ पर सब कुछ बताता चलूँगा, जिससे कि आप सिर्फ यही लेक्चर देखकर 2-3 बार अगर बार बार देखते हो और इतनी चीज़ें नोट कर लेते हो जितना मैं पढ़ाता हूँ, तब भी आप बढ़िया नंबर ले आओगे, ठीक। तो यही इसका उद्देश्य है, और जिनका अच्छे से तैयार है उनका रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट में, क्योंकि इस समय रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। आप खुद से रिवाइज करोगे, पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे, इसमें मैं सारे टॉपिक कवर कर दूंगा, ठीक है, कम समय में। इंडोसाइटोसिस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहली बात, इंडोसाइटोसिस जो है ये है क्या। इंडोसाइटोसिस, जैसे मान लो कोई भी एक सेल है, ठीक है, सेल, तो भाई अगर प्लांट सेल होगी तो उसके ऊपर सेल वॉल होगी, एनिमल सेल होगी तो सेल मेम्ब्रेन होगी सिर्फ बाहर, अंदर इसके साइटोप्लाज्म होगा, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन द्वारा किसी भी सॉलिड पार्टिकल को अंदर की ओर इंगल्ब करना, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। ये प्रोसेस किस तरीके से होता है मैं कई बार बता चुका हूँ। इस तरीके से बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल है या बैक्टीरिया वगैरह है, जैसे आपने पढ़ा होगा आपके बॉडी में, जब कोई बैक्टीरिया या वायरस पार्टिकल या इन्फेक्शियस पार्टिकल्स जब एंटर करते हैं
उनसे बहुत सारे हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं जो उनसे लड़ते हैं, फाइट करते हैं। कैसे? जैसे आपने न्यूट्रोफिल्स का नाम सुना होगा, न्यूट्रोफिल्स। इसके एग्जाम्पल में लिखो, जो मैं बता रहा हूँ वहां से एकदम ऑथेंटिक चीज है, नंबर तड़ाक से मिलेगा आपको, एग्जामिनर चेक करेगा, बहुत अच्छे से नंबर देगा। ये तो सबको पता रहता है। एंडोसाइटोसिस क्या है? कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो सेल एंगल्व कर रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अगर इस सॉलिड पार्टिकल की जगह, मान लो ये जो सॉलिड पार्टिकल अंदर जा रहे हैं, एंगल्व किए जा रहे हैं, इसकी जगह पर अगर लिक्विड पार्टिकल होता तो उसको हम बोल देते पिनोसाइटोसिस। क्या बोलते? पिनोसाइटोसिस। और ये सब मिला के फैगोसाइटोसिस आते हैं। इन दोनों को, जितने प्रोसेस हो रहे हैं जिसमें सेल के अंदर मटेरियल इंगल्ब किया जा रहा, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में ये सभी आ जाते हैं, पिनोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी प्रकार के मटेरियल को सेल के अंदर इंगल्ब करना फैगोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक। अब अगर सॉलिड पार्टिकल है तो इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। इंडोसाइटोसिस कब बोलते हैं? जब सॉलिड पार्टिकल को अंदर किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सॉलिड पार्टिकल है। जब हम लिक्विड पार्टिकल को, लिक्विड मटेरियल को सेल अंदर, अपने अंदर लेते हैं तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। कब? जब लिक्विड मटेरियल अंदर जाता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें याद हो जाएंगी कहानी के टाइप में, तो आप लिख सकते हो ना। 3.5 नंबर का है, 3 नंबर मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे कैसे तुमको अच्छा नंबर मिलेगा, इतना प्रोसेस सबको पता रहता है, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। इसमें एग्जाम्पल जब आप बढ़िया दे पाओगे ऑथेंटिक, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। जैसे कि अब ये जो इंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है, ठीक, इसको सेल ईटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ईटिंग भी बोलते हैं। ठीक, मतलब ये कोशिका के खाने की प्रक्रिया बोलते हैं। और इसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। पिनोसाइटोसिस को क्या बोला जाता है? सेल ड्रिंकिंग बोला जाता है। ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने क्या बताया था एग्जांपल में, जैसे न्यूट्रोफिल्स है हमारे बॉडी में, इसके अलावा मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज जानते हो ना, बृहद भक्षकाणु, मैक्रोफाज। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स ये कैसी सेल्स होती हैं? ये फाइगोसिटिक सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं? फाइगोसिटिक। ये क्या करती हैं? जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स इंटर करता है बॉडी में, अब इसके कई सारे वे हो सकते हैं, जैसे खाना पानी के थ्रू निकल जाए, या हम लोग सांस लेते हैं, तो इतने सारे इन्वायरमेंट में, भाई एयर में बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, स्पोर होते हैं, फंगल स्पोर होते हैं, तो ये जब अंदर इंटर करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज क्या करते हैं? इंडोसाइटोसिस कर लेते हैं उनका। मतलब मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स एक टाइप के सेल हैं। आपको पता है कि ब्लड सेल्स पढ़े होंगे, ब्लड में क्या होता है? ब्लड में सेल्स होती हैं और ब्लड प्लाज्मा होता है। उन सेल्स में WBC, RBC, तो RBC को छोड़ दीजिए, उसका काम तो भाई ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। WBC जो होते हैं उसमें कई सारी टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, तो उसी में एक आती है न्यूट्रोफिल्स। तो इनका सिर्फ यही काम होता है, जो फॉरेन पार्टिकल अंदर घुसते हैं उनको पकड़ के मारना। तो इस तरीके से मान लो ये बैक्टीरिया था, क्या था? बैक्टीरिया। और ये जो सेल मैंने बनाया इसको मान लीजिए आप मैक्रोफेज, मोनोसाइट मान लीजिए, या फिर न्यूट्रोफिल्स। ठीक, मैक्रोफेज के अंदर इसमें मोनोसाइट सेल भी आती है, मोनोसाइट। ठीक, तो ये सेल जो है ये आपके मान लो न्यूट्रोफिल्स है। क्या है? न्यूट्रोफिल्स। तो ये क्या करेगी? इस बैक्टीरिया को अंदर इंगल्ब कर लेगी। तो ये जो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एग्जाम्पल से ही 3.5 में से 1.5 नंबर मिल जाएगा आपको, अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो इंडोसाइटोसिस में बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक, अब मेरे कहने का मतलब, थोड़ा सा सेंसिटिव अगर आप हो तो इतना तो समझ ही जाओगे। यहाँ पे पेपर में पूछा गया इंडोसाइटोसिस। अब ये नहीं है कि सिर्फ इंडोसाइटोसिस पढ़ो, इंडोसाइटोसिस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, पिनोसाइटोसिस भी पूछा जा सकता है, फैगोसाइटोसिस भी। समझ रहे हो ना? जैसे कि अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसमें, राइबोसोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। तो हो सकता है कि इस बार के पेपर में फंक्शंस ऑफ राइबोसोम पूछ ले। तो इससे क्या पता चलता है कि राइबोसोम इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम की सभी चीजें
तुमको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये जितनी चीजें मैंने बताया है यहाँ पे, ये सभी मैं अच्छे तरीके से थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख दूं ताकि आप अपने शॉर्ट नोट बना सके इससे, ठीक है। देखो, जो फैगोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस में दो टाइप होते हैं। जैसे इंडोसाइटोसिस है, इंडोसाइटोसिस, और एक आता है एक्जोसाइटोसिस, ठीक। पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल को अंदर लिया जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स को अंदर लिया जाता है, इंगल्प किया जाता है। इसको सेल ईटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ईटिंग बोला जाता है, ठीक। पिनोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो पिनोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। क्या बोलते हैं? सेल ड्रिंकिंग। इसमें लिक्विड मटेरियल जो होता है, लिक्विड मटेरियल को सेल अंदर लेती है, ठीक। सेल ड्रिंकिंग बोला जाता है। एक्जोसाइटोसिस में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। एक कोई सेल है, उसके अंदर मान लो कोई व्यर्थ पदार्थ बन गए हैं, उसको बाहर निकालना है, तो वो क्या करेगी, इन पार्टिकल्स को बाहर निकालेगी, जिसको बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एक्जोसाइटोसिस। तो ये तुम्हारा हो गया फैगोसाइटोसिस के बारे में। इन सब में क्वेश्चन खूब ज्यादा इस सब पे पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स के प्रकार पे। सभी चीजें यहाँ हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, टाइप्स ऑफ राइबो टाइप ऑफ आरएनए पूछा ना। राइबोसोम, अच्छा, राइबोसोम के टाइप, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम आप जानते हो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं 70S टाइप, 70S टाइप, और दूसरे कौन से होते हैं? 80S टाइप। अब यहाँ शॉर्ट में जितनी मैं चीजें बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उतने में ही काम चल जाएगा आपका, ठीक। राइबोसोम्स जो होते हैं, कोई भी राइबोसोम, पहली बात तो राइबोसोम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। इसके डिस्कवरी किसने किया था? पलाडे ने, ठीक। पलाडे ने किया था, कब? पलाडे ने किया था, ठीक है। और इसको पलाडे ग्रेन्यूल्स भी बोला जाता है, ठीक। पलाडे ने इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाई, रुक जाइए, राइबोसोम्स की जो है डिस्कवरी है, डिस्कवर्ड बाई पलाडे, ठीक है। इसको पलाडे ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, पलाडे ग्रेन्यूल्स भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ग्रेन्यूल्स क्यों बोला गया? दानेदार इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े होते हैं, ठीक है, राइबोसोम, समझ रहे हो, सेल के अंदर। ये हर जगह मिलते हैं, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में मिलते हैं। प्रेजेंट इन बोथ, प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट, जिसमें 80S टाइप होंगे, एंड प्रोकैरियोट जिसमें 70S टाइप के होते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ बस इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। ये सभी चीजें आप जानते ही हो, बेसिक चीजें हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं टाइप की। तो टाइप टाइप में पहला है 70S टाइप, 70S टाइप, ठीक। तो 70S टाइप, अब ये दो इस सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक। एक होती है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और दूसरी होती है लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट, 70S टाइप की स्मॉल यूनिट क्या होती है? स्मॉल यूनिट होती है इसकी 40S, ठीक।
स्मॉल यूनिट होती है 70s टाइप। 70s टाइप में स्मॉल होगी 30s और 50s, ठीक। तो दोनों मिलके कितना बनना है, दोनों मिला के बना रहे 80, लेकिन ये कंफ्यूज मत हो जाना, 70s वाले में ही दो होती हैं 50 और 30, ठीक। अब ये जुड़ती कब है, मान लो ये कि ये छोटी सब यूनिट है और एक बड़ी सब यूनिट है, ठीक है। इस तरीके से जब मैग्नीशियम आयन की, ठीक, Mg2+ की कंसंट्रेशन 0.001 मोल, ठीक, 1 मिली होगी, मिली मोल, तब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। जुड़ के इस तरीके से कंप्लीट राइबोसोम बनाते हैं, जिसमें एक छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। तो ये यूनाइट कब होते हैं, जब मैग्नीशियम आयन की क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है, तब ये जुड़ते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये जो सब यूनिट है, ये सब यूनिट किस चीज से मिलकर बनी होती है, ये सब यूनिट किस चीज से मिलकर बनी होती हैं, तो इसमें आरएनए होता है। आरएनए मतलब राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए होता है, प्लस प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। इतनी बात समझ में आई। ये जो यस है, यस क्या होता है, यस को हम स्वेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग कोफिशिएंट, स्वेडबर्ग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बताता क्या है, यस जो है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके साइज को बताता है। किसको बताता है, साइज को, ठीक। साइज या फिर डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में बताता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। यस जो है इसको सोडवर्ग इकाई बोला जाता है, स्वेडबर्ग यूनिट, यूनिट भी बोलते हैं, ठीक, स्वेडबर्ग यूनिट। या फिर ये जो यस है ये बताता क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज या फिर डेंसिटी को, क्योंकि जो 80s होगा वो बड़ा होगा, मतलब साइज को ही तो बता रहा है, घनत्व को बताता है इसके। इसके अलावा ये जो 70s टाइप है ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरियल सेल हो गई, बैक्टीरियल सेल में आपको मिलेंगे, ठीक। इसके अलावा 70s टाइप आपके माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनल है जिनके अंदर भी ये पाया जाता है, ठीक। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, 70s टाइप वाला बैक्टीरियल सेल में जो प्रोकैरियोट है, और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। बात समझ में आई। अगर हम बात करते हैं इस 80s टाइप की, 80s टाइप, तो 80s टाइप का जो होता है इसमें भी दो यूनिट होगी, एक स्मॉल यूनिट होगी, स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट होगी। स्मॉल वाली कितनी होगी, स्मॉल वाली जो यूनिट है आपकी वो 40s होगी, और लार्ज वाली 60s होगी, ठीक। टोटल 100 बना रहे हैं, लेकिन 80s में जो ये है ना, इनको याद रखना आप। समझ में आया। ये भी क्रिटिकल कंसंट्रेशन जब होगी मैग्नीशियम आयन की, Mg2+ की आयन की क्रिटिकल क्रिटिकल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर जुड़ती हैं, ठीक, दोनों सब यूनिट। तो ये स्मॉल और प्लस लार्ज वाली जो है Mg+ के प्रेजेंस में दोनों जुड़ जाती हैं, इस तरीके से बनाती हैं, ठीक। 80s टाइप, 80s टाइप बन गया। ये थी 40 और ये थी 60s। इनमें भी वही, ये जो यूनिटें होती हैं किससे मिलकर बनी होती हैं, ये यूनिटें किस चीज से मिलकर बनी है, आरएनए प्लस प्रोटीन की मिलकर बनी होती हैं। अब ये बात अलग है कि इसमें प्रोटीन और आरएनए का, आरएनए प्रोटीन का मात्रा अलग अलग हो सकता है। 70s वाले में अलग अलग होगा, इसमें अलग हो सकता है, ठीक। मात्रा अमाउंट जो है वो चेंज होता रहता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं यूकैरियोट में। 80s टाइप जो है ये यूकैरियोट में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में
आपको देखने को मिलेगा। तो जितना मैंने राइबोसोम के बारे में बताया बस इतना ही काफी है। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, मतलब ट्रांसलेशन जब होता है तो वो ये यूज होते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? तो ये पूरा हो गया कंप्लीट आपका। और एक बात, जब Mg2+ का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक, हाई होता है, तब पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, पॉलीराइबोसोम बनता है। कहने का मतलब, मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी छोटी और बड़ी इस तरीके से स्मॉल और लार्ज सब यूनिट पड़ी होती है। मैं बता रहा हूँ राइबोसोम की, ठीक है। ये लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, और ये जो है ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ठीक। जब Mg2+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो भाई क्रिटिकल कितना होता है, क्रिटिकल मैंने बताया उतने मिलीमोल होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हुई तो ये सभी आपस में जुड़ जाती है। इस तरीके से बहुत सारे राइबोसोम्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं, ठीक। तो ये जो बनता है पूरा ये, इसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। बात समझ में आई? ठीक, ये स्मॉल सब यूनिट और इससे जुड़ गई लार्ज सब यूनिट, फिर इससे स्मॉल और लार्ज, इस तरीके से ये जुड़ते चले जाते हैं तो ये बन जाता है पॉलीराइबोसोम। क्या बन जाता है? पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछे गए हैं अभी तक। तो ये हो गया आपका राइबोसोम। अब आइए, प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिर्फ केमिकल कंपोजिशन बताना है, पूरा डिटेल में आपको स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बताना है, सिर्फ रासायनिक संगठन बताना है। तो आपको पता है मैंने भैया इस पे कई सारे लेक्चर बनाए हैं, एकदम डिटेल में बताया, तो वहां पे देखिए आप सर्च करिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, आपको मिल जाएगा। या फिर इतना सर्च कर दीजिए, केवल यूट्यूब पर आप लिखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, आपको लेक्चर मेरा मिल जाएगा कंप्लीट, उस पर मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। फिर भी यहाँ पे हम अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन की या बेसिक चीज़ें की बात करें तो इसके कई सारे मॉडल्स आए थे। जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था एक, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था, ठीक, रॉबर्टसन ने दिया था। इसके अलावा था फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल, मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कब दिया था? सन 1972 में दिया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इसके अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर्ड होती है, 3 लेयर्ड होती है, और इसके अनुसार 2 लेयर्ड होती है। फ्लूइड मोजेक के अनुसार 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसे क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि पता ही होना चाहिए। एक एक नंबर वाला क्वेश्चन अगर पूछा गया आपका तो उसमें से भी ये साइंटिस्ट वगैरह पूछे जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? मान लो ये एक सेल है, ठीक। अब सेल के ऊपर अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं या फंजाई की बात करते हैं, बैक्टीरिया की, तो आपको पता ही है खूब अच्छे तरीके से कि ये जो सेल है, सेल, इसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन भी होती है, क्या होती है? सेल वॉल होती है। इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल भी होती है, ठीक। अगर ये एनिमल सेल है, ठीक, बात को अच्छे से मेरे समझना, सेल वॉल हो या ना हो लेकिन सेल मेम्ब्रेन हर किसी में होती है। अगर प्लांट सेल हुई तो सेल, ये है सेल मेम्ब्रेन, क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही। अगर प्लांट या फंजाई बैक्टीरिया है तो उसके ऊपर सेल वॉल भी होती है, कवरिंग। एनिमल के केस में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक। तो इतनी बात आपको याद रखना है। अब इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, ठीक, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, केमिकल कंपोजिशन,
तो केमिकल कंपोजिशन, रॉबर्टसन ने तो कुछ और बताया था। फ्लूइड मोजेक मॉडल ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, ये लेटेस्ट ही है, ये ज़्यादा एक्सेप्टेड है, इसी के बेस पे हम मानते हैं। तो इनके अनुसार जो है क्या होता है कि ये मान लो तुम्हारी सेल है, इस सेल मेम्ब्रेन को हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इस तरीके से इसको खोल दिया हमने, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मान लो हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड की बाइलेयर होती है, क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, इस तरीके से ये लिपिड की बाइलेयर है। इसमें जो लिपिड होता है वो मेनली कौन सा होता है भाई, ये है लिपिड, ये क्या है, लिपिड की बाइलेयर है, ये जो है ये पूरी लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, ठीक। ये जो लिपिड होता है इसमें, ठीक, लिपिड, इसमें मेनली फॉस्फोलिपिड होता है, कौन सा, फॉस्फोलिपिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद ही रखना है। इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हो लेसिथिन, ठीक। लेसिथिन क्या है, एक फास्फोलिपिड है जो कि काफी मात्रा में, भारी मात्रा में कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में। बात समझ में आई। इसमें कुछ प्रोटीन्स भी धसे हुए होते हैं, इस तरीके से इसमें प्रोटीन्स भी लगे होते हो सकते हैं, ठीक, ये प्रोटीन है। अब प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इस तरीके से बाहर इस तरीके से लगे होते हैं, और इन प्रोटीन के ऊपर छोटे छोटे पार्ट इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी लगे हो सकते हैं। तो दो टाइप के इसमें प्रोटीन मैंने बताया, एक जो अंदर धसे हुए हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक, इस सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से अंदर धसे हुए हैं, इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो बाहर लगे हुए हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है इस पर छोटी छोटी कार्बोहाइड्रेट की लड़ी भी लगी हो सकती है। बात समझ में आई। छोटे छोटे इसमें कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी पाए जा सकते हैं बिटवीन लिपिड बाई मोलिक्यूल्स, लिपिड मोलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो पहला तो इसमें लिपिड होगा फास्फोलिपिड, जिसका एग्जांपल लेसिथिन है। और इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रोटीन। प्रोटीन दो टाइप के होंगे, एक तो इंट्रिंजिक होंगे, इंट्रिंजिक, और दूसरा एक्सट्रिंसिक, एक्स एक्सट्रिंसिक। अब ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर प्रक्षेपित होते हैं, इन पे छोटे छोटे मतलब छोटे कहने का मतलब समझते हो, 10-5 ग्लूकोज वाले कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हो सकती है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पे। इसके अलावा हम बात करें, यही जो प्रोटीन होती है ये सब चैनल भी होते हैं, इसमें बहुत सारे चैनल भी, प्रोटीन चैनल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। प्रोटीन चैनल भी प्रेजेंट हो सकते हैं कहाँ, सेल मेम्ब्रेन पर। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी इसमें पाया जाता है, ठीक। तो बात समझ में आई इसके केमिकल कंपोजिशन में। फास्फोलिपिड जो होता है इसकी बाई लेयर बनी होती है। मैंने जो यहाँ पे आपको लिपिड की बाई लेयर दिखाई है, लिपिड के मोलिक्यूल्स बनाए हैं, इस तरीके से लिपिड का मोलिक्यूल बनाया है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हेड, ठीक, और इसको बोलते हैं टेल। ये होता है हाइड्रोफिलिक और ये होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक। तो दो पार्ट होते हैं, टेल जो है हाइड्रोफोबिक होती है, कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, फोबिक। और ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। ये पोलर होता है, हेड कैसा होता है, पोलर मतलब ध्रुवीय होता है। और ये होता है नॉन पोलर, जो टेल है ये नॉन पोलर होती है, कैसी होती है, नॉन पोलर। अब देखो अगर हम एग्जाम्पल दें आपको, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मैंने जो बताया, फास्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन हो सकता है सेल दर सेल, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जब अलग
अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल की बात करो या एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अलग अलग जगह की सेल की बात करो, तो उसमें फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन में जो अमाउंट होता है इसका अंतर हो सकता है। जैसे हम बात करें ह्यूमन आरबीसी की, ठीक, ह्यूमन आरबीसी की, तो ह्यूमन आरबीसी जो होती है इसमें 52% अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और लगभग 40% लिपिड होता है। क्या होता है? लिपिड होता है। ठीक है। अदर जो बचा हुआ 8% इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है। इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल कोलेस्टेरोल वगैरह हो सकता है। ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ह्यूमन आरबीसी इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे वहां चिपका सकते हो केमिकल कंपोजिशन में। ठीक है। इसके अलावा लिपोप्रोटीन्स भी होते हैं इसमें, लिपो प्रोटीन्स की भी कुछ मात्रा हो सकती है। ठीक। अगर हम किसी दूसरे सेल की बात करेंगे तो हो सकता है वहां पे लिपिड का कंटेंट लिपिड का कंटेंट प्रोटीन से ज्यादा हो। जनरली ऐसी ही सेल्स आपको मिलेंगी जिसमें सेल मेम्ब्रेन में लिपिड जो होता है फास्फोलिपिड उसकी मात्रा ज्यादा होती है। बट ये जो है आपकी ह्यूमन आरबीसी इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका अच्छे तरीके से किया गया है अध्ययन, स्टडी की गई है। तो उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। 8% में कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन्स ये सब छोटे छोटे मोलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट। इतना ही केमिकल कंपोजिशन में आप लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक। तो मैं एकदम इसमें तुमको ऑथेंटिक चीज बताते चल रहा हूँ जो जरूरत है। एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वैसे तो सेल मेम्ब्रेन की बहुत सारी प्रॉपर्टी है भाई, सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी बहुत है। इसमें मैं एक जैसे इंडोसाइटोसिस एक्जोसाइटोसिस अभी करा रहे थे आप, तो जो सॉलिड पार्टिकल था वो किसके थ्रू अंदर जा रहा था? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसका एक गुण ही तो है, ये चाहे तो निकलने देगा वरना नहीं देगा। अगर ये रिजिड होता तो अंदर जा पाते नहीं, बैक्टीरिया को एंगल्फ कर पाते नहीं, कर पाते। समझ रहे हो ना इस चीजों को? ये पहली बात तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। किसमें? ट्रांसपोर्ट में। अब यही मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा बता दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आता है। इसमें ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक होता है पैसिव। अब पैसिव में क्या होता है? पैसिव में जैसे आपका डिफ्यूजन आ गया, सिंपल डिफ्यूजन। क्या आ गया? सिंपल डिफ्यूजन हो गया। ठीक। इसके अलावा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बेसिक चीजें तो थोड़ी बहुत याद ही कर लो भाई। और इसमें ओस्मोसिस भी आता है। ओस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक। ओस्मोसिस जिसको हम परासरण कहते हैं, क्या बोलते हैं? परासरण बोला जाता है। तो जो पैसिव होता है, पैसिव में नो एटीपी, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक। एटीपी यूज नहीं होता है भाई इसमें। ठीक। एनर्जी जो होती है, एनर्जी एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है पैसिव वाले में, बिना एटीपी के एनर्जी के ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एक्टिव वाले में एनर्जी जो होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब रिक्वायर्ड है तो एटीपी खर्च होंगे। ठीक। ये कुछ चीजें याद रखो। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। वह सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पे बहुत सारे चैनल होते हैं। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो एक्टिव वाला है ना, एक्टिव, इसमें चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? चैनल यूज किए जाते हैं। ठीक है। पंप यूज किए जाते हैं। क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप, जैसे कि एग्जाम्पल है सोडियम सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप किस तरीके से काम करता है आप जानते ही होंगे। मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, इस पे ये लगा हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक। तो ये दो सोडियम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे और अंदर से बाहर की ओर तीन सोडियम बाहर की ओर जाते हैं। पोटेशियम बाहर से अंदर आएंगे दो, और एक एक बार में, मतलब एक बार जो पंप है ये क्या करेगी? असल में पंप घूर्णन करती है, रोटेशन करती है।
बाहर की ओर सोडियम लोड करेगी यहाँ पे और अंदर की ओर पोटेशियम, फिर क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी, तो पोटेशियम और सोडियम इस तरीके से इनका नियमन करती है ये पंप। ठीक है, तो चैनल और पंप जो होते हैं वो सभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो इसमें जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें आपके चैनल यूज होते हैं। ठीक, चैनल, बट ये चैनल एनर्जी नहीं यूज करते हैं। ठीक, विदाउट एनर्जी, तभी पैसिव वाले में आता है। सिंपल डिफ्यूजन जानते ही हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू अगर कोई चीज कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक अंदर की ओर चला जाता है। ठीक, ये बेसिक चीजें आपको पता है, इतना डिटेल में हम फिर जाने वाले भी नहीं है यहाँ, क्योंकि आपको सभी चीजें शॉर्ट में बताना है, पूरा पेपर सोल्व करवाना है। ठीक, तो ये ट्रांसपोर्ट हो गया। इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी जो इसकी होती है, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी में ही ये सब आ जाते हैं। ठीक, फ्लूइडिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइडिटी जो होती है ये ट्रांसपोर्ट भी करवाने में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में, ठीक है, सेल डिवीजन, बस सेल डिवाइड करती है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प नहीं करती उसको, एक सेल से दो बनाना है तो हेल्प करेगी ना। तो सेल डिवीजन में हेल्प करती है। इसके अलावा जैसे कि फैगोसाइटोसिस हो गया आपका, फैगोसाइटोसिस हो गया, फैगोसाइटोसिस है, इसमें इंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस जितने भी हैं सब आ जाते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, और ये जो चैनल्स होते हैं ना, पंप और चैनल, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। एंटीबायोटिक वगैरह के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में आपको कम समय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया है। ठीक, अगला पॉइंट इसमें क्या है, चलो देखते हैं भाई। अगला पॉइंट है, आ गया, यस, ये प्लाज्मा झिल्ली हो गई। सेल डिवीजन और जो है सेल डिवीजन एंड रेगुलेशन, सेल डिवीजन एंड इट्स रेगुलेशन, तो इसके बारे में बताएं आपको हम। ये है सेल डिवीजन, सेल साइकिल। सेल साइकिल के बारे में पूछा गया है। भाई सेल साइकिल हम तुमको कितना अच्छे से प्यार से समझा चुके हैं। सेल साइकिल जो होता है, सेल साइकिल को हम कितना प्यार से आपको समझा चुके हैं। सेल साइकिल, कोशिका चक्र, कोशिका चक्र जो होता है सेल साइकिल, इस तरीके से हम एक सेल साइकिल बताए थे आपको। ठीक, चार फेज होते हैं, ये है G1, ये है यस फेज, और ये G2 फेज। यहाँ पे होता है यम, यहाँ पे क्या होता है आपका यम। ठीक, इसको और थोड़ा अच्छे से अगर बनाना चाहो तो और ज़्यादा अच्छे से हम बना देते हैं। ठीक, इस तरीके से ये जो यम होता है आपका यम फेज, ये कई सारे पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर उसके बाद में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस वगैरह होता है। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले आपका जीवन होता है, देन यस होता है, फिर G2 होता है। ठीक, अब सेल साइकिल शॉर्ट में पूछा गया है तो यहाँ पे हम सारी चीजें यहीं पे चिपका देते हैं इन सबसे रिलेटेड। यहीं पे साइड में एक होता है G0 फेज, क्या होता है G0, उसको भी लगा लेना। ठीक, तो यस में क्या क्या होता है, यस में डीएनए डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन मतलब 2C से 4C में हो जाता है। पहले यहाँ से बताएं, सेल साइकिल स्टार्ट होता है G1 से। कहाँ से, G1 से। तो G1 जो है इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है सेल। क्या होती है, एक्टिव। इसमें जो है आरएनए एंड
प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्या होता है? आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और ये लॉन्गेस्ट होती है, ठीक, लॉन्गेस्ट फेज होता है। तो ये देखो, आप सब कुछ तो यहाँ कवर नहीं हो पाएगा इतने कम समय में, तो हम बेसिक बेसिक चीजें जो आपको आनी ही चाहिए इतना लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। यस फेज में क्या होता है? यस में डीएनए डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल। अब डुप्लीकेशन मतलब अगर जीवन में डीएनए 2C था, मतलब मात्रा हमने बोल दिया 2C, तो ये यस फेज में जाएगा तो ये मात्रा डबल हो जाएगी, ठीक है। डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। ये जो सेंट्रियोल होते हैं ना, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो जाता है, डुप्लीकेशन। यहाँ पे रिप्लीकेशन भी बोल सकते हो, डीएनए का जो है रिप्लीकेशन होता है। क्या होता है? रिप्लीकेशन होता है। मात्रा भी, भाई रिप्लीकेशन से ही तो मात्रा डबल होती है। डीएनए है कोई डीएनए मॉलिक्यूल, इसका जब आप रिप्लीकेशन करवाओगे तो इससे 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तभी तो मात्रा डबल होगी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फेज है इसके लिए, इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज बोला जाता है। यस फेज को सिंथेटिक फेज बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इसके बारे में आपको याद रखना है। G2 जो होता है, G2, ठीक, G2 में क्या होता है? G2 में भी आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप सोच रहे हो कि G1 G2 दोनों में आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है भाई, देखो, अब प्रोटीन सिर्फ एक ही प्रकार की थोड़ी ना हो सकती है, आरएनए भी अलग अलग टाइप के हैं। तो वो आरएनए और प्रोटीन जो यस फेज के लिए जरूरी थे उनको सिंथेसाइज किया जाता है जीवन में, और ऐसे प्रोटीन जो आगे चलकर यम फेज के लिए रिक्वायरमेंट होगी जिनकी, वो सिंथेसाइज किए जाएंगे G2 में। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कब होता है, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि हमने बताया प्रोटीन यहाँ पर G2 और G1 दोनों बनती है। भाई अब आप कॉमन सेंस तो यूज करो कि हिस्टोन का यूज कहाँ होता है? हिस्टोन का यूज होता है डीएनए में। कहाँ होता है? डीएनए में। तो जो हिस्टोन है वो कहाँ बनेगी? भाई हिस्टोन कहाँ बनेगी? एग्जाम्पल जो है ये, इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक, इतना दिमाग लगाया ही करो। तो ये आपकी सेल साइकिल होती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, इन सब के बारे में मैं चाहूंगा यही कि आप लोग जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का लेक्चर जो है, लेक्चर यूट्यूब पे, ठीक, यूट्यूब पे देख लीजिए, ठीक, यूट्यूब पे देखिए, मैंने कई सारे लेक्चर इस पे बनाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ, तो वहाँ पे आप इसको जाके चेक करिए। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। वही, ये तो हो गया सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, उसमें चेक पॉइंट होते हैं, वो उसी को रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कोशिका की सतह पर पाए जाने वाले रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर होते हैं जनरली क्या होते हैं भाई? जो ये सेल सरफेस रिसेप्टर है, ये मेनली प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे ये सेल है आपकी, अब सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए है, ठीक, ये क्या है आपका? जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए से ही जैसे कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना है, तो कौन बनाएगा? सेल बनाएगा। एंटीबॉडी क्या होगी? वो मेनली प्रोटीन होगी। जैसे आपने खाना खाया, भोजन किया, पेट में गया, क्या होगा उसका? डाइजेशन होगा। डाइजेशन के लिए किसकी जरूरत? एंजाइम की। एंजाइम कैसे बनेगा? प्रोटीन से। तो प्रोटीन कहाँ बनेगी? सेल के अंदर। ओवरऑल जो सेल है आपकी वही काम कर रही है, सारे कार्यों के लिए वही रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक, बेसिक यूनिट है ये, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है लाइफ की, ठीक। क्यों? क्योंकि इंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडी, ये सब किससे बनते हैं? सेल के अंदर जो डीएनए है रिप्लिक इसका ट्रांसलेशन होता है, उससे प्रोटीन बनता है। तो इसी तरीके से अब मान लो ये कोई सेल, ये आपके बॉडी की सेल है, अब इसको सूचना देना है कि आप इंजाइम बनाओ, तो कैसे सूचना दोगे? तो यहाँ पे खास टाइप के इस तरीके से रिसेप्टर लगे होते हैं सेल की सरफेस पे, ठीक है। अब रिसेप्टर वैसे तो डिटेल में जाओ तो बहुत बड़ा पार्ट है अपने आप में, इतने सारे टाइप के रिसेप्टर होते हैं।
यहाँ पे बोला गया सिर्फ सेल सरफेस रिसेप्टर। तो क्या होता है, कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आता है यहाँ पे बाइंड करता है और वो अंदर की ओर सूचना दे देता है कि काम क्या होना है, उसी के अकॉर्डिंग सेल अपना काम परफॉर्म करने लगती है। तो इनको बोलते हैं सेल रिसेप्टर, ठीक, सेल सरफेस रिसेप्टर। रिसेप्टर को हिंदी में ग्राही बोला जाता है, ठीक है। तो कोशिका के सतह पे पाए जाने वाले जो रिसेप्टर होते हैं वो मेनली प्रोटीन के बने होते हैं। इनका काम क्या होता है ब्राइफली मैंने आपको बता दिया है, डिटेल में पढ़ना है तो अंदर लेक्चर मिलेगा आपको। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, भाई मेंडल वाले से आ गया, जेनेटिक्स से। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस हम एकदम शॉर्ट में आपको सीधा कंसेप्ट पे लेके चलते हैं। जैसे मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। तो एक लंबा मटर का पौधा है जिसको हम कैपिटल टी बोल रहे हैं, ठीक। एक स्मॉल टी वाला है। इसमें जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, फिर क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या बने, ये सभी हाइब्रिड लंबे पौधे आए हैं, ठीक। ये सभी संकर लंबे पौधे हैं, क्या है, संकर लंबे। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, ये जो चारों नए प्लांट बने हैं जो कि संकर लंबे हैं, ये सभी हाइट में लंबे ही दिखेंगे बाहर से, क्यों। अब भाई जीनोटाइप इनका देखो तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये किसके लिए है, ये बौने पौधे के लिए, बौने। और ये किसके लिए है, लंबे पौधे के लिए। तो अगर देखा जाए तो इन जो नए प्लांट बने हैं यफोन पीढ़ी में, ठीक है, ये यफोन पीढ़ी उसको बोलते हैं, फिलियल वन बोला जाता है, ठीक, वन फिलियल, फर्स्ट फिलियल। तो इसको अच्छे से देखो तो इसमें देखो दोनों के कैरेक्टर है, लंबे वाले और बौने वाले के। तो ये मझोले कद का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बाहर से लंबे ही देखने में मिलते हैं। तो कुछ जगह क्या हुआ, मेंडल ने सोचा कि भाई बता दिया जाए कि ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट करता है। ये बात सही भी है काफी हद तक। तो यहाँ पे यही बोल दिया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहीं से ओरिजिनेट हुआ है कि जो फर्स्ट जो पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी, उसमें क्या हुआ, जितने भी संतान उत्पन्न हुए सब कैसे थे, लंबे थे। जबकि जीनोटाइप उसमें लंबे और बौने दोनों वाला था। तो दोनों के कैरेक्टर आने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हुआ, मेंडल ने बताया कि जो ये कैपिटल टी है ये स्मॉल टी के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक ये इसके साथ में रहेगा तो ये सिर्फ अपने प्रभाव को दिखाएगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में है तो सिर्फ ये अपना प्रभाव दिखाएगा, ठीक, बात समझ में आई। और ये स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब आगे चलकर देखा गया कि बहुत जगह ऐसा होता है कि अगर दोनों साथ में उपस्थित है तो दोनों अपने प्रभाव को दिखाते हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा वाली बात ही नहीं है, यहाँ असमानता नहीं है, सब में समानता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, प्रभाव दोनों दिखाएंगे। उसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा। क्या इस एग्जाम्पल है, मिराबिलिस जलापा, ठीक। मिराबिलिस जलापा इसका एग्जाम्पल है, इसमें आप देखने को पाओगे। जैसे मान लो इसमें एक पिंक गुलाबी गुलाबी पुष्प वाला पौधा है और एक है सफेद, ठीक, सफेद। इन दोनों में जब क्रॉस करवाया गया, ठीक है, क्रॉस, तो इससे जो गुलाबी ने लाल और सफेद पुष्प वाले दो पौधे थे, उसमें संकरण कराया गया। जो पहली पीढ़ी बनी उसमें देखा गया कि जो पुष्प आए वो गुलाबी थे। कैसे थे, गुलाबी जैसा। अब देखो ये था, इसमें मान लो इसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर, ठीक। तो बनना क्या चाहिए था भाई, यहाँ पे जीनोटाइप क्या आया होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों क्या आए होंगे। तो होना ये चाहिए था कि कैपिटल आर स्मॉल आर पे डिपेंड करे, सॉरी, डोमिनेंस ही दिखाए। तो यहाँ पे सिर्फ लाल पौधे होने चाहिए थे, लाल पुष्प वाले। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में है तो सिर्फ कैपिटल टी वाला लक्षण दिख रहा है, सभी पौधे लंबे हैं। तो वैसे ही यहाँ भी कैपिटल आर को शो करना चाहिए था। कैपिटल आर
के लिए मतलब सिर्फ लाल होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ। यहाँ लाल और सफेद दोनों का मिक्सचर आ गया, गुलाबी। ठीक, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो पूर्ण रूप से डोमिनेंस नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है मानव में लिंग निर्धारण। ठीक, देखो अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन करवाया वो सब 4 से 5 यूनिट के अंदर ही थे, जितना मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो सोच सकते हो सारे क्वेश्चन देखो स्टार्टिंग के ही, जितना पढ़ा दिया है उतना भी आप अच्छे से कर लो तो काम हो जाएगा। मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन कैसे होता है भाई? इसके लिए फादर जिम्मेदार होता है। ठीक, सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण ब्राइफली आपको मैं बता दूं एकदम शॉर्ट में। आपको पता है इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? जिम्मेदार, जिम्मेदार होता है पुरुष, और जबकि दोष की दिया जाता है समाज में स्त्रियों को। तो आप जानते ही हो जो एक्चुअल में होता है वो बाहर, जो अंदर होता है वो बाहर कहाँ दिखता है, जो बाहर दिखता है वो अंदर कुछ होता नहीं। तो वही वाली बात है। लिंग निर्धारण के लिए अब पुत्र हो गया, पुत्री होगी, इसके लिए जिम्मेदार है पुरुष, समझ रहे हैं, और दोष दिया जाता है स्त्रियों को। तो ये बहुत बड़ी, बहुत खराब बात है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लोग भी समझाया करिए, अगर ऐसा कहीं केस है तो भाई अब पढ़े हो जानते हो चीज़ों को तो समझा करो। अगर हम मेल की बात करते हैं, ठीक, तो मेल में क्या होता है, एक एक्स एक वाई क्रोमोसोम होता है। हम 6 क्रोमोसोम की केवल बात कर रहे हैं। टोटल तो 26 पेयर होते हैं, जिसमें से जो 23rd पेयर होता है, 23वां जोड़ा, उसमें क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम उसको बोलते हैं। तो ठीक है, जो 23वां जोड़ा है वो मेल में एक्स वाई होता है, और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पे यक्स और यक्स होता है। ठीक, तो अगर मेल से, अब देखो गैमीटोजेनेसिस के दौरान ये क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन, युग्मक जनन। भाई रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे आप थोड़ा बहुत 12th में, तो आपको पता है जब फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, जाइगोट बनता है, तो कैसे बनता है, पहले मेल और फीमेल के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, युग्मक बनते हैं। मेल में स्पर्म बनेंगे, फीमेल में ओवम बनेगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो वाई आए या फिर यक्स आए, और यहाँ तो पक्का है कि यक्स ही आएगा। तो अगर स्पर्म जो बने हैं, स्पर्म वो वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग हो सकता है या फिर यक्स, और यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम सेम है, तो यहाँ पे जो ओवम होगा, ठीक है, ये जो है अंडाणु, ठीक, अंडाणु, ये तो यक्स क्रोमोसोम वाला ही होगा। ये क्या है, शुक्राणु। अब अच्छे से समझो, अगर स्पर्म यक्स क्रोमोसोम वाला हुआ तो जब ओवम से, अंडाणु से फर्टिलाइज करेगा तो जो नया जाइगोट बनेगा वो यक्स यक्स होगा, उसमें सेक्स क्रोमोसोम यक्स यक्स होंगे। ठीक, ये बना आपका जाइगोट, जाइगोट। ठीक है, और ये जब यक्स यक्स क्रोमोसोम वाला है दोनों में, तो ये आगे चलकर पुत्री को जन्म देगा। किसको, जो जन्म होगा बच्चे का वो पुत्री होगी। अगर मान लो क्रोमोसोम जो है वो वाई क्रोमोसोम वाला है, मेल से आया, और ये तो हमेशा एक्स रहता है, तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा वो एक्स वाई होगा, जो कि आगे चलकर जो जन्म होगा वो पुत्र का होगा। ठीक, तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इसके लिए आप देख रहे हो टोटली जिम्मेदार कौन है, मेल होता है। फीमेल तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम बनाती है। बात समझ में आई, एक्स क्रोमोसोम बनाती है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई, हमने एकदम आसान तरीके से आपको समझा दिया है। इसके अलावा बर्ड वगैरह में भी पूछा जा सकता है। फिर है अगला, इसमें क्वेश्चन था 3.5 नंबर का ही है, इतने मार्क का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जीवाणु की संरचना पूछा गया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। भाई स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया मैंने बॉटनी में आपको करवाया है, किसमें, बॉटनी में। तो ये जूलॉजी का पेपर, उससे क्या हुआ, सब्जेक्ट जूलॉजी हो या बॉटनी हो, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर थोड़ी ना बदल जाएगा, तो वही है। तो बॉटनी वाले में जाइए आप सेक्शन में, वहाँ पढ़िए तड़ाक से इसको, बिल्कुल डिटेल में मैंने समझाया है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, खूब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लो यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन, पूछा गया है यूनिट
फर्स्ट चालू हो गई, वो कंपलसरी जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें अथवा करके होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से है भाई, 4 यूनिट जो है आपकी 4 यूनिट के अंदर से ही सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। ऊपर वाले जितने क्वेश्चन थे वो सब 5 यूनिट तक ही थे। तो यहाँ अगर इतना पार्ट आप कर लिए वो वाला पहला क्वेश्चन कंपलसरी वाला, तो 35 नंबर का आपका स्टार्टिंग की यूनिट से आ गया, जितनी मैंने कंप्लीट करवा दी। यहाँ 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। प्लाज्मा झिल्ली के सैंडविच और फ्लूइड मोजेक मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब डिस्क्राइब सैंडविच एंड फ्लूइड मोजेक मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई पहली यूनिट का है, ठीक, फर्स्ट यूनिट का ये क्वेश्चन रखा हुआ है। तो पहला दूसरा चैप्टर किसने नहीं पढ़ा है भाई, सबने पढ़ा है, इसीलिए आसान क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए बस सब नहीं कंप्लीट कर पाते ना। फिर अब और यहाँ पे ऑप्शन भी है, माइटोकांड्रिया का संरचना और कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भाई माइटोकांड्रिया वगैरह कितना डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, स्ट्रक्चर और फंक्शन सब आप जानते ही हो, बेसिक चीजें हैं। तो ये 10 नंबर आराम से आपको मिल गए कि नहीं मिल गए, ठीक। खैरों के साथ जीरो कर दिया अचानक से, ठीक है। 35 + 10 ये कहाँ से आ रहा है इतना तुम्हारा, अभी 4-5 यूनिट के अंदर ही आप चल रहे हो, समझ रहे हो। आगे आओ दिखाते हैं तुमको, ये सब करवा रखा हूँ भाई, सर्च करो, जाओ आराम से चैनल पे जाइए, पढ़िए वहां से, समझ रहे हो ना। ये क्वेश्चन वहां से करिए, जब हम करवा रखे हैं तो दोबारा उसी चीज को बार बार वीडियो बनाने का मतलब क्या है, ठीक। अगली यूनिट में तुम्हारा क्या पूछा गया है इकाई में, यूकैरियोट्स के केंद्रक की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। भाई थर्ड यूनिट थर्ड यूनिट में कम से कम पांच पांच लेक्चर मैंने बनाया है। क्या बनाया, 5 लेक्चर देखो जाके भाई, पांचों लेक्चर देखिए, डिटेल में न्यूक्लियस के बारे में बताया हूँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसके, ठीक। तो कार्य वगैरह वर्णन करना है। देखो ये थर्ड यूनिट का क्वेश्चन आया है, तो विद इन मतलब 35 वो हुए, 10 + 10 ये सब 4-5 यूनिट के अंदर ही आ रहा है, 55 नंबर टोटल हो गया। चलो आगे बताते हैं अभी हमको। 55 नंबर का आ गया पेपर, और इसमें पूछा कहाँ से गया है अभी, स्टार्टिंग से ही। अब आगे देखिए, यूकैरियोट्स ये तो हो गया भाई, बता दिए। इसमें भी अथवा करके दिया, समसूत्री कोशिका विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं के बारे में बताइए। बस सेल डिवीजन भी कौन सी है, सेल डिवीजन फोर्थ यूनिट है, कौन सी, फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट तो मैंने बताया था ना, 4 से 5 यूनिट अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तब भी आप 80% नंबर आराम से ला सकते हो, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिए जा रहे हैं ना। इसके अलावा चलिए ये सब करवा रखा हूं तो वहां से करिए आप। 5वीं यूनिट, डायहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए और इसके फिनोटाइप तथा जीनोटाइप अनुपात के बारे में लिखिए। डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन डायहाइब्रिड क्रॉस एंड आल्सो राइट इट्स फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो। तो ये क्वेश्चन आप करिए, ठीक है। मल्टीपल एलील्स क्या होता है, तो ये अब आगे जाने लगा है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने कितने मतलब मैक्सिमम आपका पार्ट जो है कहाँ से कवर हो जा रहा है, स्टार्टिंग की यूनिट से, ठीक। मल्टीपल एलील्स जो होते हैं के बारे में क्या आप जानते हो, इसके बारे में बताना है। डाउन एंड क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम, भाई आसान है, आसान है, ठीक। क्लाइने फिल्टर में क्या होता है, एक क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा हो जाती है, जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक्स वाई हो जाता है, ठीक। जबकि मेल में एक्स वाई होना चाहिए और फीमेल में एक्स एक्स, यहाँ पे 2 एक्स और 1 वाई आ जाता है। तो यहाँ क्या होता है, देखो अगर इन 2 एक्स की वजह से देखा जाए तो मेल के लक्षण, और एक्स वाई की वजह से देखा जाए तो सॉरी, एक्स एक्स की वजह से फीमेल और एक्स वाई की वजह से मेल के लक्षण। तो इसमें क्या होता है, जो ऐसा व्यक्ति जिसमें एक्स एक्स वाई 3 क्रोमोसोम है उसमें डिजीज हो जाता है क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, ठीक। समझ में आ रही बात। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसमें स्तन ग्रंथियां भी होंगी, ठीक। अरे किन्नर जानते हो ना आप लोग, हाँ, तो वो क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम ही होता है हम लोगों में, ठीक है। तो क्या होता है, स्तन ग्रंथियां भी विकसित हो जाती हैं। इसके अलावा दाढ़ी मूछ जो है, बेल्ट वगैरह भी आ जाती है। आवाज मोटी हो जाती है क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम साथ में है, इसलिए इसमें हार्मोन्स जो है दोनों प्रकार के मेल फीमेल एंड्रोजन एस्ट्रोजन बराबर सिक्रीट होने लगते हैं, तो दोनों के लक्षण एक ही में आ जाते हैं। इसके बारे में आप लोग 12th में खूब कस के पढ़ के आए हो, खींच के एकदम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन में जो 21 नंबर क्रोमोसोम होता है
यहाँ पे एक क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्राइसोमी। ठीक है, यहाँ पे 21वां जोड़ा जो है प्लस एक से एक और ऐड हो जाता है, तो इससे भी बहुत सारे वि- विरूपताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे किसी लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि 5वीं यूनिट हमारी चल ही रही है इस टाइम, इसके आगे हम कंटिन्यू उसको आपको करवाएंगे। ठीक। इसके अलावा भाई इन्फेक्शियस डिजीज से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है 10 नंबर का। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है, या तो आप डाउन सिंड्रोम क्लाइने फिल्टर के बारे में लिखिए, या फिर फाइलेरियल क्रम जो होता है उचेरेरिया बैंक्रोप्टाई का स्ट्रक्चर, इसके रोग कारक क्षमता, उपचार और इसके द्वारा होने वाली बीमारी से बचाव के उपाय बताइए। ठीक, तो उचेरेरिया बैंक्रोप्टाई जो होता है इससे फाइलेरियसिस होता है, पैथोजेनिसिटी, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय इट। ठीक, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ कितने आसान आसान क्वेश्चन थे। अगर देखो फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, अभी भी अगर कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़े हैं, तो वो 4 यूनिट तक पढ़ ले। 4 यूनिट तक 70 से 80% जो आपका पेपर है वो कहाँ से बनता है भाई? 4 यूनिट से ही मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन वाले आते हैं ना। एक छठी यूनिट का है तो एक फिर 3 यूनिट का रख दिए, तीसरी यूनिट का। एक 8वीं यूनिट का क्वेश्चन है तो उसमें और अथवा करके क्या दे दी, दूसरी यूनिट का। तो इस तरीके से आप कम समय में रिवाइज करके अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक, तो भाई अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले टॉपिक जो बचे हुए हैं आपके उसको भी कवर करवा दूंगा। आप लोग मस्त पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, और ज़्यादातर फोकस इस समय रिवाइज करने पर करिए। जो अभी तक आप पढ़े हो, अगर एग्जाम आपके आ गए हैं तो ज़रूर आप रिवाइज पे फोकस करें। जितना रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपका फायदा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।